प्यारे बच्चों, आपने कार्नोट इंजन हेडिंग डाली हुई है। अब कार्नोट इंजन मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कार्नोट इंजन का जो पूरा आप थ्योरी लिख लेंगे उसकी, तो उसके बाद छोटे से आर्टिकल को कर लेना, क्योंकि आपकी हेडिंग पड़ी हुई है। इससे पहले उसे कर लेंगे, उसके बाद इसको कर लेना। छोटा सा आर्टिकल है, हेडिंग डालेंगे कार्नोट इंजन के बाद। ओके, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। एक प्रोसेस ए टू बी वापस बी टू ए, क्योंकि उसी पाथ को रिट्रेस करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक, किसी दूसरे पाथ से ही वो दोबारा उस स्टेट तक पहुंच सकता है। रिवर्सिबल स्टेट इज ऑल्सो नोन एज दिस प्रोसेस। लेट ए एक्स बी वाई ए इज ए साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन प्रोसेस ए एक्स बी is equal to area under this graph is equal to area A X B N M A, और चूंकि एक्सपेंड हो रहा है, so this work will be positive and the work done by gas in process BYA is equal to माइनस लग जाएगा कि वर्क डन तो हो नहीं रहा, वर्क ऑन, या तो आप लिखो वर्क डन ऑन गैस, तो ठीक है, गैस पे वर्क हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। पर आप लिख रहे हो वर्क डन बाय गैस, तो माइनस लगा दो कि नेगेटिव हो रहा है। इज इक्वल टू एरिया ए वाई बी एन एम माइनस में। सो नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ए एक्स बी वाई ए इज इक्वल टू एरिया ए एक्स बी एन एम ए माइनस एरिया ए वाई बी एम एन एम ए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक के एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला इंक्लोज एरिया बचेगा बस खाली। सो इज इक्वल टू एरिया ए एक्स बी वाई ए। ध्यान दें, एक्सपेंशन का एरिया ज़्यादा था और कंप्रेशन का एरिया कम था, तो नेट तो पॉजिटिव बचा ना। यानी अगर ये ऐसा हुआ क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता। आप एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में मत पड़ना, इसको बिल्कुल ओपनली सोचना कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में तो वर्क पॉजिटिव होता है ना, तो इसका ज़्यादा है क्योंकि एरिया ज़्यादा हो रहा है और इसका कम है, तो नेट वर्क डन बाय गैस बचेगा। ओके, इस आर्टिकल को आप करेंगे। मैं एक बार और बोल देता हूँ, हेडिंग डाल के डायग्राम बना के, लेट ए एक्स बी वाई ए इज ए साइक्लिक प्रोसेस। पहले वर्क निकाल दो ए एक्स बी में जो उस एरिया के इक्वल होगा, फिर निकाल दो बी वाई ए में जो नीचे से एरिया के इक्वल होगा, माइनस साइन लगा देना। सो नेट वर्क डन इज पूरे एरिया में से नीचे एरिया माइनस हो जाएगा, सो इंक्लोज एरिया। ओके, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे। सो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू द वर्क इंक्लोज बाय द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, नाउ हैंड डालिए कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन चल जाएगा। ये कैसा इंजन हो गया? रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, जो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करेगा। पहले फटाफट मेन हेडिंग के नीचे इसका स्टेटमेंट लिखना छोड़ दो। इट इज ए रिवर्सिबल हीट इंजन दैट वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स। ओके, उस पर एक सावधानी बरतें। सोर्स और सिंक आपका हीट पंप और हीट इंजन में आ चुका है। प्यारे बच्चों, अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर T1 एंड T2 हैं
तो सोर्स का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि इसका टेम्परेचर T1 मेंटेन्ड है। कोयले से जो धधक के टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है, अगर कुछ कोयले बुझ जाते हैं तो दूसरे डाल देंगे फटाफट, टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। इसी तरह से सिंक का टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है। अगर वहां बर्फ आइस भर रखी है और घुलने लगी तो हटा के दूसरी डाल देंगे, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। तो सोर्स और सिंक वर्ड आते ही इनके टेम्परेचर जो हैं वो कांस्टेंट भी हो जाते हैं। ओके, हो गया जी, स्टेटमेंट हो गया। और लिखिए अब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक सिलेंडर होगा, पिस्टन लगा हुआ, जिसकी लोअर बेस हाई कंडक्टिंग होगा, बाकी साइड की दीवारें मतलब वॉल्स हाई इंसुलेटिंग होंगी, और पिस्टन का लोअर पोर्शन भी इंसुलेट। बस एनर्जी आएगी जाएगी तो यहीं से आए जा सकती है, बस बाकी जगह इंसुलेटिंग कवरिंग है। ओके, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम तो मुझे देख के बना देना सारा सारा, ठीक है। फिर ऐसे लिखना, मेन पार्ट्स ऑफ दिस इंजन आर एज फॉलोज। डायग्राम की बात एज फॉलोज। पहला सिलेंडर, इसके आगे जो मैंने बोला वो लिख देना। इट इज ए सिलेंडर हैविंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, लोअर बेस इज हाई conducting material and side walls and lower part of piston made by high insulating material। हो गया, दो लाइन लिखनी है बस केवल। उसके बाद तीन पार्ट्स ये होंगे, सोर्स, स्टैंड, सिंक। इसका टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहेगा, इसका T2 कांस्टेंट रहेगा। इसकी एनर्जी, ये सब इंसुलेटिंग है, डायग्राम ऐसे ऐसे बना देना। इसमें कहीं से भी एनर्जी अंदर बांटी जा सकती, इसमें एनर्जी आएगी जाएगी तो केवल इससे, बाकी चारों तरफ इंसुलेटिंग। तो ये तो हो गया हाई कंडक्टिंग सरफेस, और ये अंडरस्टूड है बाकी, ये हाई इंसुलेटिंग सरफेस। ओके, तो सिलेंडर के बारे में लिख दिया। उसके बाद सोर्स, इट इज ए हाई टेम्परेचर बॉडी एट टेम्परेचर T1 से, अपर सरफेस इज हाई कंडक्टिंग मटेरियल एंड रेस्ट हाई इंसुलेटिंग। स्टैंड, it is a body completely surrounded by insulating material। Sink, बिल्कुल इसी तरह से, it is a low temperature body at constant temperature T2 having upper surface made by high conducting and rest high insulating materials। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम। ओके, उसके बाद कैसे कैसे इसकी स्टार्टिंग में होगी, यहां से इसके 4 ऑपरेशंस
बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक तो हर बच्चा इसको कर ले। आप भी यहाँ तक अपडेट करके हो सके तो पॉज कर लेना और उसके बाद इसको देखना शुरू करना है। ये डायग्राम जब आप बन जाएगा, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, आप ये डायग्राम बना के तब आगे की वीडियो देखेंगे कि मुझे तो मिटाना पड़ेगा यहाँ पे तमला बोर्ड की। डायग्राम बना लेना, समझ जाना, हाँ ये स्टैंड है, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये सिलेंडर। सिलेंडर इसके ऊपर ठक 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 ऐसा चलता रहेगा बस, ठीक है। कब सोर्स के ऊपर है मैं कब कहूँगा, कब स्टैंड पे, कब सिंक पे, ये आप अपने डायग्राम में देख देख के समझते रहना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में जितनी हिम्मत मैं दिखा रहा हूँ उतनी तुम्हें भी दिखानी है, इसलिए ये डायग्राम बना के तब वीडियो को आगे देखना, और जैसे कहूँगा अपना डायग्राम देखते रहना, तब ये आपकी समझ में आएगा। ड्रॉ द डायग्राम एंड देन नेक्स्ट सी नेक्स्ट पार्ट। वर्किंग ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 1। बच्चों, सिलेंडर सबसे पहले सोर्स पे रखा जाएगा, T1 टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। T1 टेम्परेचर पे ही, T1 से ज़्यादा तो है नहीं, उसका कांस्टेंट है। पिस्टन ऊपर जाना शुरू कर देगा, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ऑपरेशन 1 ब्रैकेट में आइसो थर्मल एक्सपेंशन, और इसमें आगे क्या लिखेंगे सुने, सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर सोर्स, सो expansion, piston moving in upward direction. Expansion starts at constant temperature T1. Okay. Then energy supplied to working substance, जो 1 मोल गैस भरी हुई है सिलेंडर में, वही वर्किंग सब्सटेंस कहलाती है। Q1 is equal to डेल्टा U, तो 0 रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर ना बेटा, इंटर एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर नॉट चेंज, इंटर एनर्जी रिमेन सेम, सो होल एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क डन। ओके। और एक बहुत भयंकर सा प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा बीचों बीच, पीवी ग्राफ। आपको पता चल रहा है पीवी ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट साबित होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये आप देख चुके थे कि ज्यादा ढालदार एडियाबैटिक होता है और कम ढालदार आइसोथर्मल। इसको A to B प्रोसेस कह दीजिए, जिसमें कि प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और यहाँ आते आते प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। प्रेशर P1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2। जब ऐसी स्थिति आ गई तो वो जो, अच्छा क्या लिखा आपने, इस W कहां से, A से लेके B तक, A, और एक किससे इक्वल होता है, पीवी ग्राफ में एरिया, सॉरी पीवी ग्राफ में वर्क एरिया के इक्वल। तो इसको नाम भी दे दो, MN कर दो, इज इक्वल टू एरिया ABN ABMN MN ABN। ओके, यहां तक की बात होगी। तो मैं एक बार और बोल देता हूं, ऑपरेशन 1 में
डायग्राम कॉमन बनेगा। ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर सोर्स, expansion at constant temperature T1 starts, to increase its volume from V1 to V2, energy given to working substance या system Q1 is WAB is equal to area ABMN, Q is equal to delta U plus W होता है, delta U 0 है यहाँ। ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 2, वो सिलेंडर जो सोर्स पर था, वॉल्यूम जैसे V1 से V2 हुआ, उसको झट देनी स्टैंड पे ले आया। स्टैंड ऊपर से इंसुलेटर है, वो एक जगह बची हुई थी सिलेंडर में हीट आने जाने की, वो भी बंद होगी स्टैंड के ऊपर आते ही, चारों तरफ से इंसुलेटिंग से बंद हो गया, यानी कि हीट का ना अंदर आना ना बाहर जाना संभव हो पाएगा, कैंसिल। सो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। बच्चों, पिस्टन ऊपर जा रहा था, जैसे वो स्टैंड पे आ गया तो इन थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा, परंतु बाहर से एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो एक्सपेंशन बट एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ऑपरेशन 2, आप पूरा वर्ड लिखना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी एक्सपेंशन ही कंटिन्यू है, क्या लिखोगे? नाउ सिलेंडर मूव टू स्टैंड, नाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज स्टार्ट्स। प्यारे बच्चों, जब बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है और अभी एक्सपेंशन चल रहा है, तो वर्क कर रही है ना गैस, कहां से लेगी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। सो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक्सपेंशन के दौरान वर्क जो होगा वो इंटरनल एनर्जी कमी के इक्वल होगा, और कोई हीट एनर्जी अंदर बाहर ना आ पाएगी ना जा पाएगी। सो W B से C, यहां भी देखिए, ढाल थोड़ा ज्यादा दिखा दोगे। एडियाबैटिक में स्लोप हाई होता है, आइसोथर्मल को देखते हुए। सी, यहां का प्रेशर T3 हो गया और वॉल्यूम V3, ठीक है। और जब इंटरनल एनर्जी गिर जाएगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा, और टेम्परेचर T1 से गिरते गिरते जैसे T2 हो जाएगा, उसको सिंक पे झक देने सरका देगा। अब देखिए क्या होगा। तो B से लेके C तक प्रोसेस में इसमें इसको MN के गए, तो B से C प्रोसेस कितना वर्क होगा? इसके इक्वल, एरिया के इक्वल, इक्वल टू एरिया BCKM, BCKM ये वाला, इतना वर्क होगा और इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, लिहाजा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके बच्चों, ये जो WAB लिखा आपने, जो एरिया के इक्वल होगा, आल्सो ध्यान देना आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस यू हैव प्रूव्ड। क्या था वो? म्यू तो आएगा नहीं, 1 मोल है, RT और लॉग बेस ई रहने दो, टेन लगा तो 2.303 इंटू करना पड़ता, बेस ई रहने दो, और V फाइनल अपॉन V इनिशियल, फाइनल 2 हुआ, इनिशियल 1 था इस प्रोसेस में। और ये एडियाबैटिक में दिस एरिया की इक्वल जो आएगा एडियाबैटिक में, म्यू तो 1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R और T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, म्यू आर, ये होता है ना। क्लियर?
एडियाबैटिक में सिलेंडर इज नाउ मूव टू स्टैंड, एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्टार्ट्स, वर्क डन in this process till temperature becomes T2 from T1. this डायग्राम इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद जब स्टैंड पे रहते हुए उसका टेम्परेचर गिर के T2 हो गया तो झक देने सरका दिया सिंक पे। सिंक का टेम्परेचर पहले से T1 है, सॉरी T2 है। अब कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी हीट एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, सिंक में जानी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर T1 नहीं रहेगा, यानी कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा परंतु एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन। ऑपरेशन 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन एनर्जी कितनी उस सिलेंडर से अब सिंक में जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर T2 और T2 मेंटेन है, इंटरनल एनर्जी वैसी वैसी रहेगी। वर्क डन, और वर्क भी उसके ऊपर हो रहा है, सो Q2 इज इक्वल टू W कौन सा, अब ये दिखा दीजिए C2D, ठीक है, जिसमें प्रेशर P4 हो गया, वॉल्यूम V4, ठीक है। तो वर्क C से D, और इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। पहले तो एरिया लिख देना, एरिया यहां का भी के आर के आर तो कुछ और होता है, के पी क्यू कह दीजिए, ठीक। सी डी एरिया, सी डी क्यू के एरिया, और माइनस क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है और आइसोथर्मल में ये वाला केस। अच्छा, ये T1 टेम्परेचर ऑपरेट हुआ है जो सोर्स पे रखा हुआ है, ये T2 पे ऑपरेट है। लॉग E V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल हो गया V4, इनिशियल था 3। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर मैं माइनस साइन ना लगाता तो ये वर्क अपना भी नेगेटिव आता ना, V4 कम है, फ्रैक्शन बन जाएगा, लॉग दिस माइनस लॉग दिस होता है, अपना नेगेटिव में आएगा। मैंने बाहर से माइनस लगा के उसको पॉजिटिव कर दिया। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्क की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने बाहर से अपने आप माइनस लगा दिया ताकि अब ये केवल वैल्यू रहेगी। हम तो सीधा वर्क निकालते हैं ना, वो अपना नेगेटिव में आता और हमें पता चल जाता है ये वर्क गैस के ऊपर हो रहा है। हमने बाहर से माइनस लगा के उसको पॉजिटिव कर दिया। अब ये वर्क का केवल अमाउंट है माइनस साइन लगाने के बाद। ओके, लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज करके प्लस हो जाता है, तो लॉग बेस की V3/V4। ओके, और जब उसका वॉल्यूम V4 हो जाता है उसको दोबारा स्टैंड पे ले आते हैं। तो कंप्रेशन कंटिन्यू था ना, तो स्टैंड पे आते कंप्रेशन कंटिन्यू रहा कुछ देर तक, पर एनर्जी बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि स्टैंड के ऊपर है। सो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, इंटर एनर्जी बढ़ेगी उसकी, फिर वो टेम्परेचर बढ़ के जैसे T1 हो जाएगा वापस उसकी ए पोजीशन आ जाएगी और ये रिवर्सिबल इंजन कहलाएगा। तो ऑपरेशन 4 जो स्टैंड पे आ चुका है, तो एडियाबैटिक और कंप्रेशन स्टार्ट। एडियाबैटिक
एडियाबैटिक कंप्रेसर, ठीक है। एनर्जी ना ली जाएगी ना दी जाएगी, हाँ वर्क होगा। और एडियाबैटिक कंप्रेसर का काम मैं यहां लिखता हूं, W D से A इक्वल टू एरिया DANQ, और किसे पर R इनिशियल माइनस फाइनल होता था ना, तो T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, नेगेटिव में आना था ये, अपने आप नेगेटिव में आता, और आप देख भी रहे होंगे T2 लो है, माइनस आई नेगेटिव में आएगा। कंप्रेसर में नेगेटिव ही आएगा, बाहर से माइनस अगर हम लगा देते हैं तो प्लस बन गया। अब ये केवल वर्क डन का अमाउंट है बस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अमाउंट वर्ड यूज कर रहा हूं। और इससे इसको माइनस से प्लस करें, T1 माइनस T2 करें दोबारा, ऊपर लेता हूं इक्वल टू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस एडजस्ट करें। और ये केवल अमाउंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया तरह से, बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। और T1 टेम्परेचर होते हैं, ध्यान देना उसको, फिर सोर्स पे, और सोर्स से फिर कहानी शुरू हुई जो यहां से शुरू हुई थी, ये होगी कंप्लीट वन साइकिल। और पीवी ग्राफ में वन रिवर्सिबल प्रोसेस तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए जी देखिए क्या करना है इसमें। हीट इंजन, पहले टोटल वर्क डन निकालिए इसमें, ठीक है। टोटल वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल, टोटल वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल। W is equal to work done by substance in complete cycle, by substance, work done by gas। W1 W2 ये वर्क खुद फैल रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी, और प्लस W3 प्लस W4 नहीं कर सकता अब मैं, क्योंकि ये तो केवल अमाउंट्स है ना, इतना तो वर्क किया और इतना उसने तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये तो खाली वैल्यू है बस। अब सोच लो, अगर हम वहां पे माइनस साइन ना लगाते हैं तो मैं यहां पे करता W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, W3 W4 अपना माइनस में आता है, आई बात समझ में। तो मैंने पहले अमाउंट निकाल दिया, अब यहां मैं माइनस कर रहा हूं, इतना तो गैस ने करा और इतने ऊपर, इतना गैस के ऊपर करना पड़ा, कुल मिला के जो पॉजिटिव में आएगा उतना नेट वर्क वर्किंग सब्सटेंस ने किया एक सेकंड में। देखो प्यारे बच्चों, अच्छा 1 2 3 क्या है, AB BC CD D, ठीक है D। तो देखो प्यारे बच्चों, जो WBC था और WDA एक्यूरेट एक जैसे, बिल्कुल हूबहू एक जैसे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिंस WBC इज इक्वल टू WD, ओके। बची ये दोनों, इनकी वैल्यू लिखिए, WAB की RT1 लॉग बेसी V2 अपॉन V1, और WCD की ये माइनस, और खाली अमाउंट रखना है, RT2 लॉग V3 बाई V4, क्लियर। और ये किसकी वैल्यू थी, Q1 की, और वो Q2 की, ओके। यानी कि
जितनी एनर्जी सोर्स को दी गई थी और जितनी एनर्जी सिंक में चली गई थी, तो ली गई ना उससे एनर्जी, अमाउंट अब माइनस कर रहे हैं, जितना अमाउंट सोर्स से लिया गया था और जितना अमाउंट सिंक में चला गया उसे माइनस कर दिया, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम। ओके, इस डायग्राम में एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, हो सकता है आप ध्यान ना दे रहे हो अब तक। देखो, ये WBC का वर्क था, ये एरिया, और ये DA के नीचे वाला एरिया ये WDA था, और दोनों का अमाउंट बिल्कुल इक्वल था, यानी एरिया का अमाउंट भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और DA थोड़ा सा BC को देखते हुए ऊंचा है, लिहाजा थिकनेस इसकी कम करनी पड़ेगी। इस थिकनेस को देखते हुए ये थिकनेस कम होगी, क्योंकि ऊंचा उठा दिया गया। बराबर थिकनेस पे एक नीचा एक ऊंचा होता तो एरिया इसका ज्यादा हो जाता ना, तो उसको थोड़ा सा नैरो कर दिया गया। तो डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना कि इस गैप से कम गैप ये होना चाहिए ताकि एरिया मेंटेन हो और इक्वल हो। ओके, तो आपका ये चीज हो चुकी है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ने की भी। also WAV यानी ये वाला सारा एरिया, या देखो इन चारों को देखिए, ये पहले यहां से लेके यहां तक का सारा एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो टोटल एरिया हो गया इस डॉट लाइन से डॉट लाइन तक का। उसमें से पहले ये एरिया माइनस हुआ, अभी ये एरिया माइनस हो गया, तो साइक्लिक वाला पार्ट बचाना। जब सारे एरिया आप जोड़ रहे थे तो एरिया AB याद है, ये वैल्यू रखी थी, रखने से पहले काट दी थी उसको। यहां मैं एरिया वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि W की सारी जो वैल्यूज निकाली आपने एरिया वाइज भी निकाली और फॉर्मूला वाइज भी निकाली। फॉर्मूला वाइज तो दिया हो गया और एरिया वाइज और कर लीजिए, ABML प्लस में आएगा क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, प्लस एरिया BCKM, बाकी माइनस करना पड़ेगा एरिया CDQK, also minus DA एरिया DANP। तो क्या देख रहे हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये बचा हुआ अंदर का इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस ABCD। ओके, तो कार्नोट हीट इंजन में रिवर्सिबल हीट इंजन है, ABCDA साइक्लिक रिपीट होती रहेगी, और सिलेंडर स्टैंड सोर्स से स्टैंड ठक 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 ऐसा होता रहेगा, और हर साइकिल में इतनी अमाउंट वाला या इतनी अमाउंट वाला वर्क पर साइकिल ऑब्टेन होता रहेगा। ओके बच्चों, अगर कार्नोट इंजन आता है तो इतना जाओ रिवाइज करो, जल्दी हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसको वो भी इसके साथ जरूर लग के आएगा, तो सिर्फ हैंड डाल दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन।
efficiency of Carnot engine ईटा, याद करें Q1 एनर्जी सोर्स से ली जा रही थी तब जाके W वर्क हो रहा था, ठीक है। हीट इंजन का डायग्राम दिमाग बन जाना चाहिए। और Q1 में से Q2 को माइनस करने के बाद बचा हुआ वर्क डन था, तो वर्क इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंडिविजुअल डिवाइडेड, इसमें दोगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q, और ये अमाउंट है सोर्स से ली जाने वाली एनर्जी का, और ये अमाउंट है सिंक में चले जाने की या सब्सटेंस से निकल जाने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी का अमाउंट। 1 माइनस, अभी Q1 की वैल्यू निकाली थी, Q2 है RT2 log V3 by V4 बेसी, और Q1 RT1 log बेस V2 अपॉन V1, R कैंसिल, 1 माइनस T2 अपॉन T1, या एक साथ लिखो T2 log बेस V3 by V4 अपॉन T1 log बेस V2 by V1, ओके। ये V2 अपॉन V1 V3 अपॉन V4 का रेशियो निकालने के लिए अब आप ध्यान दें, मैं डायग्राम मिटाना पड़ेगा मुझे, आप ध्यान रखना, जब मैं A to B की बात कर रहा हूं तो अपना डायग्राम देखना, इस डायग्राम को बना लो पहले। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉज करके डायग्राम बना लो पहले, कि मैं डायग्राम मिटाऊंगा, आपको अपना डायग्राम चेक करना पड़ेगा। इन प्रोसेस A to B, तो आइसोथर्मल था, याद दिला दूं, आइसोथर्मल में बॉयल लॉ इज ओबेड और एडियाबैटिक में पॉइजन लॉ इज ओबेड। A to B आइसोथर्मल प्रोसेस था, इसलिए PV इज कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इन प्रोसेस B to C एडियाबैटिक है, पॉइजन लॉ PV पावर गामा इज इक्वल टू PV पावर गामा, ये 2 से शुरू हुआ था ना, तो 2 से 3। फिर इन C to D प्रोसेस फिर आइसोथर्मल स्टार्ट हो गया था, सो PV कांस्टेंट इज इक्वल टू PV, तो 3 से 4, और अंत में D to A प्रोसेस फिर एडियाबैटिक स्टार्ट हो गया था, PV पावर गामा इज कांस्टेंट, और ये 4 से दोबारा 1 पे पहुंचे, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मल्टीप्लाइंग ऑल, इंटरवल्स, P1 V1 P2 V2 पावर गामा, P3 V3 P4 V4 पावर गामा is P2 V2 P3 V3 पावर गामा P4 V4 P1 V1 पावर गामा, P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4। V2 देखिए, V2 की पावर गामा है और वहां पे V2 है, तो एक कट के गामा माइनस समझ जाए, V2 पावर गामा अपॉन V2, तो V2 पावर गामा माइनस में बच गई ना, और ऐसे V4 भी है,
गामा और वहां V4 है, तो कैंसिल होकर पावर कम हो जाएगी, गामा माइनस वन। तो V2 V4 हो गए। अब V1 V3 देखिए, V3 पावर गामा यहाँ है V3, तो गामा माइनस वन। सिमिलरली V1 पावर गामा माइनस वन, V2 V4 होल पावर गामा माइनस वन, और V1 V3 होल पावर गामा माइनस वन, सेम पावर। सो V2 V4 is equal to V1 V3, therefore V3 by V4 is equal to V2 upon V1, V2 upon V1 और V3 by V4 both are same, तो log भी सेम होंगे, therefore log base E V3 by V4 is equal to log base E V2 by V1, ये दोनों भी सेम होंगे तो कैंसिल। सो हीट इंजन एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए सिर्फ सोर्स का टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर की जरूरत है बस। और प्यारे बच्चों, लंबी वीडियो है, या तो इससे पहले या इस आर्टिकल के बाद वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का जो मैं छोटा सा आर्टिकल बताया था आधे पेज का, उसे कर लेना। और कार्नोट इंजन को भली भांति सोच समझ के दोबारा देख के लिखें। जो बहुत ही कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, पर चूंकि बड़ा आर्टिकल है और ऑनलाइन बताया जा रहा है, थोड़ी समस्या आ सकती है, पर आप इसको 2 बार देखें तो शायद दूसरी बार देखने पे सारी समस्याएं ओके हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, गुड नाइट।